सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। ठीक है भाई, सीरीज बन रही है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8, नाम है आउटपुट कोस्टिंग। सिंपल सर, इससे पहले 7 चैप्टर हम लगातार खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके देख आइए। मेरे को पता है भाई बहुत दिनों बाद वीडियो बन रही है, बच्चे कह रहे हैं जिंदा हो यार सितारा का कुछ ना भाई, तो जिंदा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो इस वजह से फटाफट से बनाते हैं सर, आपकी सीरीज खत्म करते हैं। बीकॉम प्रोग्राम में चाहे बी कॉमर्स में ये वाली सीरीज आपके लिए एप्लीकेबल है। बस आपका चाहे सेमेस्टर है वो सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ में से होना चाहिए। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, अब से रोज वीडियो आने वाली है लगातार, मतलब कंटिन्यूअसली, मतलब एक दिन भी छुट्टी नहीं होगी, लगातार आपकी वीडियोस आने वाली हैं। सिंपल सर, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले छोटा सा बात सर, कि अगर किसी को नोट्स परचेज करने, इस बुक के नहीं किसी भी बुक के नोट्स परचेज करने हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। नंबर दे रखा है आपको बोर्ड पे 8059639586। सिंपल सर। हाँ जी, कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग जो है बहुत ज्यादा गंदी है, तो हो सकता है आपको वहां पे समझ में ना आए, तो इस वजह से कंप्यूटर टाइपिंग में मिलेंगे, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए सब चीज। सिंपल सर। चलिए, कोशिश करना कि व्हाट्सएप पे कॉल करो, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक है, कॉल करोगे, कभी हम बिजी मिलेंगे, कभी आप बिजी मिलोगे, तो सबसे बेटर रहता है व्हाट्सएप। सिंपल सर, 10 मिनट के अंदर हम रिप्लाई देते हैं जल्दी से जल्दी, है ना भाई? हाँ जी, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता आपका। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर बस खाली 2 पार्ट बनने वाले हैं। आउटपुट कोस्टिंग, आउटपुट कोस्टिंग के अंदर 2 पार्ट बनाऊंगा। एक तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, जिसमें आपको समझाऊंगा आउटपुट कोस्टिंग में करना क्या है और है किस चीज का चैप्टर है। उसके बाद हम करेंगे भाई न्यूमेरिकल वाला पार्ट, जो कि पक्का पक्का आपके एग्जाम्स में आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, जब हमने पहला चैप्टर किया था ना, पहले चैप्टर के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाया था, किसका? कोस्टिंग का, मतलब कि कोस्ट शीट का। ठीक है भाई, तो इस आउटपुट कोस्टिंग के अंदर हमें कोस्ट शीट के बारे में ही सीखना है कि कोस्ट शीट होती क्या है और बनती कैसे है। सिंपल से। हाँ जी, इसके अलावा हम प्रोडक्शन अकाउंट भी सीखेंगे, प्रोडक्शन अकाउंट भी कैसे बनता है, या फिर प्रोडक्शन कोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन शीट कैसे बनती है, तो वो भी सीख लेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो मैंने बताया भी था पहले चैप्टर के अंदर ही, पहले चैप्टर में के अंदर मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे चल के चैप्टर में जो है वो पूरी कोस्टिंग, मतलब कोस्ट शीट का पूरा चैप्टर ही आने वाला है। तो जो आउटपुट कोस्टिंग है और कुछ नहीं है, कोस्ट शीट का चैप्टर है। सिंपल से। चलिए वापस चालू करते हैं सर अपने चैप्टर को। तो आज खाली ओवरव्यू है। ओवरव्यू मतलब इस चैप्टर के अंदर करना क्या है बेसिकली। तो भाई दूसरी जो वीडियो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आता है एग्जाम में। ठीक है, पूरी शीट बनाने के लिए ही बोलेगा कोस्ट शीट। तो इस बार खाली कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, थ्योरी वाला पार्ट। मुश्किल से आपकी 5 या 10 मिनट की वीडियो, 5 मिनट तो बहुत कम बोल दिए, 10 मिनट के आसपास की आपकी वीडियो होगी। उसके बाद ये वाला जो वीडियो है वो खत्म हो जाएगी। सिंपल से। हाँ जी, तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है ना। चलिए शुरू करते हैं। बात आती है भाई मीनिंग ऑफ यूनिट कोस्टिंग। अब बात आती है मीनिंग ऑफ यूनिट कोस्टिंग, यानी कि यूनिट कोस्टिंग होती क्या है। यूनिट कोस्टिंग बोल लो या फिर आउटपुट कोस्टिंग बोल लो, जैसे कि आपका चैप्टर नाम है। ठीक है, या फिर आप सिंगल कोस्टिंग बोल लो। ठीक है, ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर सिंगल कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग या फिर आउटपुट कोस्टिंग, कोई सी भी कोस्टिंग बोल लो। इट इज ए मेथड ऑफ कोस्टिंग यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। सुनिए सर, कोई भी इंडस्ट्रीज है जहां पे बहुत, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो है बनाया जा रहा है, लेकिन बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है, तो उस एक यूनिट को प्रोडक्शन, एक यूनिट को बनाने का, प्रोड्यूस करने का खर्चा जितना भी है, वो कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, यूनिट कोस्टिंग या फिर आउटपुट कोस्टिंग या फिर सिंगल कोस्टिंग। समझ में गया? कोई इंडस्ट्री, कोई फर्म जहां पे बड़े लेवल पे, मास लेवल पे प्रोडक्शन किया जा रहा है किसी एक प्रोडक्ट का या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स का, उनको हमको क्या करना है, वैल्यूएशन करनी है। और उसके बाद एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा किया जा रहा है, एक प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, वो कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, आपका कहते हैं सिंगल कोस्टिंग या फिर आउटपुट कोस्टिंग। सिंपल से। चलिए, इसी के अंदर हम बनाते हैं क्या, कोस्ट शीट। तो कोस्ट शीट जो होती है वो हेल्प करती है क्या करने में, कैलकुलेट करने में कि आउटपुट कोस्टिंग क्या आ रही है, या फिर एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना आ रहा है। किससे पता चलता है? कोस्ट शीट से। अब ये कोस्ट शीट क्या होती है? इट इज ए पीरियोडिकल डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एनी टाइम। मतलब कि एक ऐसा पीरियोडिकल डॉक्यूमेंट है जो कि वीकली, ईयरली, मंथली या फिर डेली बेसिस पे आप मतलब क्रिएट करते रहते हो। समझ में आया? आपके पास सामान आ रहा है, आप रिकॉर्ड कर दोगे, कोस्ट शीट बना लोगे, तैयार कर लोगे कि उसको सामान को बनाने का, प्रोडक्शन करने का खर्चा कितना आ रहा है। मतलब ये वीकली भी बन जाती है, डेली भी बन जाती है, मंथली भी बन जाती है, ईयरली बना लेते हैं कोई लोग क्वार्टरली बनाते हैं, कोई लोग हाफ ईयरली बनाते हैं। किसी भी तरीके से आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो कोस्ट शीट क्या है? एक डॉक्यूमेंट जो कि प्रिपेयर किया जाता है कंपनीज के द्वारा टाइम टू टाइम, कि क्या बोलते हैं, कोस्ट निकालने के लिए, प्रोडक्शन करने की कोस्ट कितनी पड़ रही है। चलिए, कोस्ट शीट के फायदे क्या होते हैं या फिर यूजेस क्या होते हैं, कहां पे यूज होता है, तो सुमन से मतलब समझिए। बस खाली जो कोस्ट शीट है ना, उसका यूज कौन करता है? बस केवल मैनेजमेंट। कौन यूज करता है उसका? मैनेजमेंट। किस लिए? अलग अलग काम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस फिक्स करना है तो कोस्ट शीट हेल्प करेगी, क्योंकि कोस्ट शीट बताती है कि एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड किया जाए, ताकि हमारी जो है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस डिसाइड हो पाए। सिंपल सर। तो प्राइस फिक्सिंग में हेल्प करती है कोस्ट शीट। दूसरी चीज, कंपैरिजन करने में कोस्ट शीट हेल्प करती है। कंपैरिजन कैसे?
जैसे एक फर्म में ही दो अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दो अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है और दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, उसी चीज का कंपैरिजन कौन करवाती है, कॉस्ट करवाती है। सिंपल सर। हाँ जी, कंट्रोल कॉस्ट एक्सेट्रा, मतलब कॉस्ट क्या करती है, ये हेल्प करती है कंट्रोल करने में कॉस्ट। जो भी आप देखते हो कि एक्स्ट्रा खर्चा किया जा रहा है या फिर क्या बोलते हैं, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जैसे ओवरहेड पे एक्स्ट्रा ओवरहेड कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, ओवर टाइम पे आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो फिर वो जो खर्चे हैं, एडिशनल जो खर्चे होते हैं, वो सारा सारा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कौन, कॉस्ट शीट। और इसी तरीके से वो कॉस्ट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सिंपल सर। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट कितने तरह की होती है, तो सर कॉस्ट शीट जो होती है ना, वो खाली मेजर करती है या फिर कैलकुलेट करती है किसको, कॉस्ट को। और जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है, इसलिए कॉस्ट शीट भी कितनी तरह की बनेगी, दो तरह की। कॉस्ट शीट दो तरह की कौन कौन सी होती है, पहली होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल, और दूसरी होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या होता है और हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई इस टाइम फ्रेम पे, मान लो ये टाइम फ्रेम है, आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो आपको प्रोडक्शन जब करना है, जैसे आप 1000 क्वांटिटी बनाना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो 1000 क्वांटिटी को बनाने में कितना खर्चा आने वाला है, उसको बनाने से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आप खुद ही सोचिए, अगर आप अपना घर बनाने जाते हो, मकान बनाने जाते हो, तो फिर आप कैलकुलेट नहीं करते कि मकान बनाने में कितना खर्चा होने वाला है, क्योंकि आपको पैसे भी तो जुटाने पड़ते हैं ना। हाँ जी, तो इसलिए मकान बनाने से पहले ही हम एक तरीके से खर्चे की वैल्यूएशन कर लेते हैं, यानी कि कॉस्टिंग कर लेते हैं। सिंपल सर। हाँ जी, और इस टाइम पे जो हम अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करके चलते हैं, जो कॉस्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या होता है, जो एक्चुअल खर्चा करने से पहले ही हम कॉस्ट शीट तैयार कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। सिंपल सर, बढ़िया। आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर एग्जांपल आपने खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद अगर आप कॉस्ट शीट बनाते हो, तो कॉस्ट शीट क्या बन रही है, एक्सपेंडिचर होने के बाद, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्राइस लिया जा रहा है, ये प्राइस कौन सा लिया जा रहा है, जो एक्चुअल प्राइस जो आपने उस पर खर्चा किया, तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पुरानी कॉस्ट, क्योंकि जब जिस टाइम पे आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, ठीक है, जो कॉस्ट शीट बनती है वो चलते हैं काम पूरा होने के बाद बनती है, यानी जब आपने कोई खर्चा कर दिया, आपने बिल्डिंग बिल्डिंग बना ली, तो उसके बाद आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, तो बिल्डिंग बनाने में लगभग 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं। हाँ, छोटा सा घर बनाने की बात अलग है, लेकिन मैं इंडस्ट्रीज की फर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो 5 साल 10 साल लग जाते हैं उनके प्रोजेक्ट को पूरा होने में, ठीक है। हाँ जी, तो उस 5 साल 10 साल बाद वो कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो प्राइस हो सकता है कि चेंज हो चुके हो, तो इस वजह से, लेकिन वो प्राइस कौन सा लेके चलेंगे अपने उसमें कॉस्ट शीट में, जितना उन्होंने खर्चा किया एक्चुअल में, तो वो कौन सा प्राइस लेके चल रहे हैं एक्चुअल में, जो आपको खर्चा कर रहे थे प्रोडक्शन के ऊपर, या फिर चलते हैं जिस टाइम पे वो प्रोडक्शन कर रहे थे उस टाइम पे जितना भी एक्चुअल खर्चा होता है वो खर्चा लेके चल रहे थे। तो इस तरह की कॉस्ट शीट जो कि पुराने प्राइस पे कैलकुलेट करी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल प्राइस कह रहा हूं मैं, एक्चुअल प्राइस पे जो कैलकुलेट करी जाती है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो दिक्कत नहीं, तो दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कब बनती है, जब आप एक्चुअल में प्रोडक्शन करने जा रहे हो उससे पहले, सिंपल सा एज्यूम करके चीजों को उसके अंदर लिखा जाता है। और जो आपकी दूसरी है हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट, वो कब बनती है, प्रोडक्शन करने के बाद। सिंपल सा। लेकिन आइटम मतलब प्राइस कौन सा होता है, जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो प्राइस था वो वाला प्राइस लेते हैं, मतलब एक्चुअल प्राइस होता है वहां पे। सिंपल, एक्चुअल कॉस्ट होती है चीजों की। सिंपल सा, खत्म। तो ये दो तरह की क्या होती है, कॉस्ट शीट होती है, दोनों सेम ही बनती है कॉस्ट शीट, दोनों में कोई डिफरेंस होता ही नहीं, बस आपको प्राइस दे देगा, प्राइस के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा। चलिए अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता क्या है, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सर बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ रखा है और दोबारा पढ़ने जा रहे हो, है ना। ठीक, हाँ जी, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपने पहले भी एक बार कर रखा है और आप दोबारा ये भी यही करोगे। चलिए, तो कॉस्ट शीट निकलती कैसे समझिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, है ना, नहीं 2 तरह के होते हैं भैया, 2 तरह के। पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट। सिंपल ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से भैया, पहले तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल, जब आप इन तीनों को जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है क्या, प्राइम कॉस्ट। सिंपल ना। तो आपको भी वही करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। सिंपल सा। सबसे पहले आप एलिमेंट यही निकालोगे, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को जोड़ के और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ के, तो आप क्या निकाल लोगे, आप आराम से प्राइम कॉस्ट निकाल लोगे। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, इसके बाद आपको जोड़ने हैं, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड। फैक्ट्री के ओवरहेड या फिर आप बोल सकते हो वर्क के ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन के ओवरहेड। सिंपल से। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। पहला क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर
और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल। और इन तीनों को जोड़ के क्या बोलते हैं हम? इन तीनों को जोड़ के बोलते हैं हम ओवरहेड। तो आपको यहाँ पे क्या करने हैं? ओवरहेड जोड़ने, क्योंकि आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले ही जोड़ लिया, बस आपको यहाँ पे क्या करने हैं? ओवरहेड जोड़ने। तो चाहे यहाँ पे ओवरहेड जोड़े, चाहे ये इधर यहाँ पे ओवरहेड जोड़े, चाहे क्या बोलते हैं यहाँ पे कुछ भी जोड़े, तो आपको ओवरहेड ही जोड़ने, बाकी उसमें कॉस्ट शीट आपकी तैयार होने वाली है धीरे धीरे। सिंपल सा। बस एक बार आपने डायरेक्ट वाले ले लिए, अब आपको क्या करना है? फैक्ट्री के ओवरहेड लेने हैं, जो भी आपने फैक्ट्री के अंदर एक्स्ट्रा खर्चा किया होगा, समझ में? हाँ जी, वो वाले ओवरहेड लेने, आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है? फैक्ट्री के ओवरहेड हो गए। इसके बाद अब आपको वो लेना है चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? देखिए, जो स्टॉक होता है ना, वो स्टॉक तीन तरह का होता है आपके पास। पहला स्टॉक होता है आपके पास जो रॉ मटेरियल होता है, कि आपने सामान लेके आए और आपने रख लिया अपने पास, बनाना चालू भी नहीं किया। दूसरा स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब थोड़ा बन चुका है लेकिन पूरा फिनिश नहीं हुआ अभी तक। सिंपल, ठीक। चल, तीसरा होता है हमारे पास फिनिश गुड्स। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी फिलहाल? वर्क इन प्रोग्रेस की, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो आपने पहले ही ले लिया। कहां पे? डायरेक्ट मटेरियल के अंदर। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल आपने लिया होगा ना, तो उसके अंदर रॉ मटेरियल ही आता है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलता है वो समझिए। जब आप डायरेक्ट मटेरियल निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालोगे? ओ, वो वाला सीन दिख रहा है शायद। ओ सॉरी सर, कट गया उधर, तो मैं थोड़ा सा इधर घुमा देता हूँ, ठीक है? चलिए, शुरू है। चलिए, तो अगर आप निकालना चाहते हो डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलता है वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करोगे आप? ओपनिंग स्टॉक लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक के अंदर आप क्या ऐड करोगे? परचेज। अगर आपने कोई परचेज करने पे एक्सपेंसेस पे किए हैं तो आप वो भी ऐड कर दोगे, यानी परचेज के एक्सपेंसेस, ठीक है सर? उसमें से आप लेस कर दोगे क्या? उसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न। अगर आपने परचेज करने पे कोई सामान रिटर्न किया है, वापस किया है, परचेज करने का मतलब परचेज करने के बाद कोई सामान आपने वापस किया तो माइनस करोगे। इसके बाद आपको लेस करना है यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेस करना है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। बस ये सारी वैल्यूएशन करने के बाद आपको मिलेगा क्या? डायरेक्ट मटेरियल। क्या मिलेगा? डायरेक्ट मटेरियल, जो कि आप कहां पे यूज करोगे? यहाँ पे। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक है और ये जो परचेज है, ये क्या होता है? ये और कुछ नहीं, ये सर ये होता है रॉ मटेरियल। तो आपने रॉ मटेरियल पहले ही ले लिया यहाँ पे जब आपने डायरेक्ट मटेरियल लिया था। आप क्या लिखना है? वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी चेंज हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस लेना है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो होगा उसको प्लस कर देना, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको माइनस कर देना, यानी कि क्लोजिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस में क्लोजिंग स्टॉक करोगे तब आपका ये आ जाएगा चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस। ये चीज आपको मैंने पहले सिखा दी थी, ये वाली चीज और ये वाली चीज। बस एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना, नेट वैल्यू लेनी है स्क्रैप की, इंटरमीडिएट मटेरियल मतलब कि इनडायरेक्ट मटेरियल की। जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं उन पे अगर कोई टूट फूट हुई है, कोई खराबी हुई है, कोई खर्चा हुआ है या फिर डूब गया, लॉस हो गया किसी तरीके का, तो आपको क्या करना है? वो भी यहाँ से लेस करना है, यानी कि ये भी चीज लेस हो जाएगी। और यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो तो प्लस होगा, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, नेट चेंज करना है आपको। बस इसकी वैल्यूएशन करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड। क्या बोलेंगे हम? फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड। यहाँ से हमें फैक्ट्री का खर्चा पता चल चुका है कि हम फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए हमने कितना खर्चा किया। सिंपल सा। अब चलिए, इसके बाद थोड़े से खर्चे और होते हैं जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि सामान आ रहा है जा रहा है तो फिर इसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट जो हमने रखा है उसको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड भी हमें क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पे ऐड करने पड़ेगी। सिंपल से, उस पर जो खर्चा किया उसको ऐड करते के साथ ही आपका क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन। सिंपल सा। चलिए, और इसके बाद लास्ट चीज आपको ऐड करनी है, जो भी आपने प्रोडक्शन किया है किसका? फिनिश गुड्स का। तो जो फिनिश गुड्स पे आपने खर्चा किया है वो खर्चा और ऐड कर देना है, यानी कैसे? क्लोजिंग स्टॉक को प्लस, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। सिंपल सा, बढ़िया। तो जैसे ही आप ये करोगे आपको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, यानी कि सामान जो आप बेचना चाहते हो उसका खर्चा कितना है, यानी कॉस्ट कितनी है, सामान जो आप बेचना चाह रहे हो उस पर आपने कितना खर्चा किया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। चलिए, यहां तक तो मेन कॉस्ट शीट आपकी बन चुकी है। जो मेन कॉस्ट शीट बनानी थी वो यहां तक की बन चुकी है। इसके अलावा बनाना चाहते हो तो मर्जी आपकी, एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे उसके, मगर इतनी बन चुकी है। सिंपल से। चलिए, इसके बाद क्या करना है आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? जो आप खर्चा कर रहे हो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, आप वो खर्चा भी ऐड कर दो इसके अंदर। तो बस लास्ट में आपको क्या पता चल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस ये लास्ट चीज होती है, इससे बड़ी कॉस्ट शीट नहीं होती भाई। बस ये सारे टॉपिक्स आपको याद रखने कि इसके बाद क्या ऐड करना है, इसके बाद क्या ऐड करना है, इसके बाद क्या ऐड करना है, तब क्या आइटम आएगा। सिंपल से। जैसे कि सबसे पहले इन तीनों चीजों को ऐड करके क्या निकलेगा? मतलब क्या निकालोगे? आप निकालोगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आप उसके अंदर ऐड करोगे क्या? फैक्ट्री या फिर वर्क के ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड। और उसके साथ क्या ऐड करना है सर? अगर कुछ इंटरमीडिएट मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल पे जो भी लॉस हो गया था वो ऐड कर देंगे। उसके साथ साथ क्या ऐड करेंगे सर? जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसके अंदर जितना भी चेंज हुआ होगा, यानी कि जो स्टॉक बना है आधा अधूरा, उसके अंदर जितना भी चेंज हुआ है वो ऐड करना है। बस ये अगर मतलब कि ओपनिंग स्टॉक होगा तो प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक होगा तो माइनस करेंगे। सिंपल ना? ठीक।
हाँ जी, जो चेंज हुआ है वो ऐड कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड। इसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस करना है। उसके बाद आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन। उसके बाद आपको करना है जो फिनिश गुड्स है उसका चेंज प्लस करना है, और उसके बाद आपका आंसर आएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सॉरी भाई, बात से आवाज थोड़ी सी, ठीक है। आज उसके बाद आपको करना है क्या, सेल मतलब कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छे। यहाँ पे खत्म होता है। बस ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी मैं कल न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये फॉर्मेट पूरा पूरा सुनूंगा आपसे। सिंपल, यही फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, यही याद करना पड़ेगा आपको। शुक्र है भाई, आगे चलते हैं। बात आती है मतलब प्रोडक्शन स्टेटमेंट की। अब ये प्रोडक्शन स्टेटमेंट क्या होता है भैया, प्रोडक्शन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी? तो तीन ही क्वेश्चन आएंगे, या तो वो बोलेगा कॉस्ट शीट बनाने के लिए, या फिर वो बोलेगा प्रोडक्शन स्टेटमेंट बनाने के लिए, या फिर वो बोलेगा प्रोडक्शन अकाउंट बनाने के लिए। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज बोलेगा आपसे बनाने के लिए, और आपको वही चीजों में बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। प्रोडक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, ये जो हमने कॉस्ट शीट बनाई है ना, बिल्कुल सेम यही कॉस्ट शीट को बोलते हैं प्रोडक्शन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन स्टेटमेंट। बस थोड़ा सा तो चेंज होगा उसके अंदर। हाँ जी, थोड़ा सा चेंज क्या है, बस लास्ट में देखो कॉस्ट आपकी आ चुकी है, जितना भी आपने माल बनाया था उसका खर्चा, बस इसके अंदर आपको ऐड कर देना है प्रॉफिट। क्या ऐड कर देना है, प्रॉफिट। जैसे ही आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो ये जो है, मतलब जैसे ही आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे इसके अंदर, ठीक है भाई, तो जैसे ही आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया इसके अंदर तो आपका आ जाएगा, चलते हैं नेट सेल्स। क्या निकल के आ जाएगा, नेट सेल्स। तो आपने कितने का माल बेचा वो पता चल जाएगा। दिख रहा है भाई एक बार? हाँ भाई, थोड़ा सा नीचे कर लूं, सिंपल सा। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, नेट सेल्स। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। यानी कि आपको यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, बस खाली जितना आपने ये बनाया रखा है पूरा फॉर्मेट के बाद आपको बस खाली कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर देनी है। कॉस्ट ऑफ सेल ऐड करते के साथ, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल क्या हूं, कॉस्ट ऑफ सेल आपका पहले आ चुका होगा, आपको प्रॉफिट ऐड कर देना है। प्रॉफिट ऐड करते के साथ आपको क्या आ जाएगा, सेल्स। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं सर इसे, प्रोडक्शन स्टेटमेंट। बस यही हो गई पूरी पूरी प्रोडक्शन स्टेटमेंट। अब चाहे तो आप बोल दो भाई, क्या बोलते हैं, अब चाहे तो आप इसको बोल दो कि हमने कॉस्ट शीट सीखी है, चाहे आप बोल दो प्रोडक्शन स्टेटमेंट सीखी है। सिंपल बात है ना, बढ़िया। बस एक लास्ट चीज रह गई, क्या, कॉस्ट मतलब सॉरी प्रोडक्शन अकाउंट। अब प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बनता है वो समझते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बनेगा समझिए। शुक्र है, बस ये लास्ट टॉपिक है जो आपको सीखना है, उसके बाद आपका समझ मतलब खत्म हो गया पूरा पूरा चैप्टर। प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बनता है समझिए। स्टार्टिंग में याद है जब आपने पहली बार अकाउंटिंग सीखी थी, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखी होगी। वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम बनाते थे ग्रॉस, क्या बोलते हैं, हम बनाते थे चलते ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम बनाते थे बैलेंस शीट। तो जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है ना, उसी को बोलते हैं हम क्या, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। सिंपल, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीजें वैल्यू दे रखी होती थी आपको पहले से, यहाँ पे सारी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप एक प्रॉपर वे में बनाओगे क्या, प्रोडक्शन अकाउंट। तो बस ये जो कॉस्ट शीट है ना, इसी कॉस्ट शीट को आपको अकाउंट में चेंज कर दोगे तो फिर उसको बोला जाएगा क्या, प्रोडक्शन अकाउंट। जैसे कि समझाता हूं अभी, देखिए अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब अकाउंट जो बनाते हो आप वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये होती है अकाउंट की डेबिट साइड, ये होती है किसी भी अकाउंट की क्रेडिट साइड। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, और यहाँ पे आता है अमाउंट। सिंपल। चलो अब देखिए ध्यान से, हमें तीनों कॉस्टों को जोड़ना है, तब हमको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। बस मैं वही करने वाला हूं। तो हम तीन चीज कॉस्ट जोड़ेंगे यहाँ पे। पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी चीज आपको क्या जोड़नी है, डायरेक्ट लेबर, और तीसरी चीज आपको क्या जोड़नी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल। तो आप इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा आपका इसका, इन तीनों जोड़ दोगे तो आपका क्या पता चल जाएगा आपको, प्राइम कॉस्ट। ये आ गया आपके प्राइम कॉस्ट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो प्राइम कॉस्ट है ये हमने कैसे निकाली, ये बैलेंस बीडी करके निकाली, सॉरी बैलेंस बीडी नहीं, बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। अब इस बैलेंस सीडी को यहाँ पे लिख देंगे हम बैलेंस बीडी करके, तो ये प्राइम कॉस्ट बैलेंस बीडी करके लिख दिया सर, बढ़िया। अब इसके बाद हमको क्या जोड़ना है, जो भी फैक्ट्री के ओवरहेड वो जोड़ने हैं, तो बस यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फैक्ट्री के ओवरहेड। उसके बाद आपको क्या जोड़ना था, वो सॉरी घटाना है जो भी स्क्रैप हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल का जो भी स्क्रैप हुई उसको हटाना है, SCRAP। ठीक है भाई, चलिए वो घटा दिया आपने। इसमें से जो भी चेंज हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी कि अगर आपको दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक तो वो तो जुड़ जाएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। और अगर आपको दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का, तो वो यहां पे आ जाएगा। सिंपल सर। इतना करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन। सिंपल, बैलेंस करके, कैसे करके, बैलेंस, ये रहा बैलेंस करके, सिंपल। और ये बराबर दोनों साइड। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन है वो इस साइड उतर जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन। सिंपल,
ठीक, इस साइड आपने उतार दिया वो वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना है क्या, चेंज इन फिनिश्ड गुड्स, जो भी चेंज होगा फिनिश्ड गुड्स के अंदर। तो बस यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का जो भी होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का जो भी होगा। बस इसके बाद आपको क्या, इसके बाद क्या आंसर मिलेगा आपको, चेंज इन फिनिश्ड गुड्स के बाद क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे निकला आपने, बैलेंस फिगर करके, ठीक है भाई, बैलेंस करके, बस ये बन गया। अब इसके बाद इसका उतर जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहां से उतरा, वहां से, बैलेंस से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, ऐड करना है क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओवरहेड जिसे बोलते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बस ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस, क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। पेन खराब हो गया भाई, पेन दूसरा लेना पड़ेगा। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ जी, पक्की बात, बढ़िया। लेकिन मैंने क्या बोला था, प्रोडक्शन अकाउंट, प्रोडक्शन अकाउंट कब बनेगा, जब प्रोडक्शन स्टेटमेंट से बना रहे हो, यानी आपको क्या चीज और क्या करनी है उसके अंदर, प्रॉफिट। तो आपका जो भी आ रहा होगा लास्ट अमाउंट, मतलब कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, इसका बैलेंस कर लोगे एक बार, उसके बाद प्रॉफिट निकाल लोगे, जैसे कि ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर इतने पे छोड़ देना बहुत है, आपका आंसर खत्म। आगे करना चाहोगे तो उसके लिए प्रॉफिट चाहिए होगा, अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो फिर आप वो बोलोगे कि भैया नहीं दे रखा। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो बस यहाँ पे ये उतार देना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर देना है, प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी सेल्स कितनी है। सिंपल से, मुबारक हो, यहाँ पे आपका पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ये मतलब कि थ्योरी वाला पार्ट। अब बस खाली न्यूमेरिकल वाला पार्ट रह गया, जो कि हम चलते हैं कल वीडियो में करेंगे आराम से, ठीक है सर। थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनने वाली है कल की, जिसके अंदर हम कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन अकाउंट और प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंट, मतलब प्रोडक्शन शीट बना के देखेंगे सब चीज। अब जब प्रोडक्शन शीट होती है कॉस्ट शीट में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्शन शीट जो है थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम प्रॉफिट और सेल्स की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जो कॉस्ट शीट होती है वो थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर खाली हम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है सर, बढ़िया। इतना छोटा सा डिफरेंस है, मुबारक हो। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, आज के लिए बस नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं यार, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही है, आप भी यही, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। सिंपल सर, चलिए तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, ठीक है, बाय बाय।